Good morning, children. In the previous classes, we had started the chapter 2 of history, new kings and kingdoms. Okay, in this chapter, we studied about the background of this portion, and the new kingdoms arose in India after the Harsha's death until the 12th century. ओके 12th सेंचुरी तक जितने भी नए जो नए किंगडम्स अरोज हुए थे उनके बारे में हमने पढ़ा था, जिनमें हमने गुर्जर प्रतिहार ऑफ कन्नौज के बारे में पढ़ा था, राठौर्स के बारे में पढ़ा था, चौहान्स ऑफ अजमेर, परमार्स ऑफ मालवा, चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, सिसोदियाज ऑफ मेवाड़, द पालाज, द सेनाज, द राष्ट्रकूटाज के बारे में हमने पढ़ा था। इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, राजपूत्स के रिलीजन के बारे में पढ़ा था, उनके एजुकेशन, उनके आर्किटेक्चर, उस समय उस एरा में जो थे, पेंटिंग्स, लिटरेचर के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ टर्किश इन्वेशन। ठीक है, ये सब तो जो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़े थे वो क्या थे, वो सब ऐसे किंगडम्स थे जो हर्षवर्धन के बाद 6th सेंचुरी में जो राजा हर्षवर्धन थे उनकी डेथ के बाद और 12th सेंचुरी तक इनके बीच में जो भी छोटे छोटे नए नए किंगडम्स अरोज हुए थे। ठीक है, अब हम इस टर्किश इन्वेशन से पढ़ेंगे कि जो बाहर से जो आए थे नए किंगडम्स जो बाहरी देशों से आए थे। तो सबसे पहले हम टर्किश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, उसके अंडर में जो मुस्लिम्स थे उन्होंने सिंध के थ्रू इंडिया में एंटर करने का बहुत कोशिश किया और उन्होंने बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स भी किए यहाँ तक इंडिया में पहुँचने के लिए। जो राजपूत रूलर्स थे नॉर्थन इंडिया में, उन्होंने टफ वॉर दिया, टफ फाइट किया मुस्लिम्स के साथ। लेकिन 8th सेंचुरी के बाद जो राजपूत रूलर्स का पावर था वो डिक्लाइन होने लगा और जो तुर्क थे उन्होंने अपने आप को इंडिया के अलग अलग पार्ट में इस्टेब्लिश कर लिया 11th सेंचुरी तक। जो तुर्क्स थे वो वेस्टर्न एशिया के कालिफ के फ्यूडेटरीज थे, उनके सामंत थे, है ना। वेस्टर्न एशिया में जो कालिफ एक जगह का नाम है, वहाँ पर उनके जो सामंत थे वो थे तुर्क। धीरे धीरे जो कालिफ थे उनकी पावर डिक्लाइन होने लगी और जो तुर्क थे उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेटस अपना अज्यूम कर लिया और धीरे धीरे जो है बहुत सारे सक्सेसफुल इंट्रोड्स भी इंडिया में उन्होंने किए। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे महमूद ऑफ गजनी। गजनी स्टेट जो था वो तुर्क्स ने ही 10th सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया था। ये एक छोटा सा किंगडम था वेस्ट एशिया में। गजनी का जो महमूद था उसने टर्किश रूलर के अंडर में भारत को सबसे पहले इन्वेड किया था। सबसे पहले जो टर्किश रूलर इंडिया में आया था वो कौन था? गजनी का महमूद ऑफ गजनी। उसने इंडिया पर 17 टाइम्स अटैक किया, 17 टाइम्स उसने यहाँ पर इन्वेड किया 25 ईयर्स के ड्यूरेशन में, है ना, बिटवीन 1001 AD टू 1025 AD। इन सालों में 25 सालों में उसने 17 टाइम्स इंडिया पर इन्वेड किया, आक्रमण किया। उसका जो फर्स्ट रेड था वो 1001 AD में था, जब उसने जयपाल पर अटैक किया था और उसकी टेरिटरी को कनकेर कर लिया था। जयपाल का जो बेटा था वो भी महमूद ऑफ गजनी से डिफीट हो गया। पेशावर के पास जो एक दूसरा वॉर किया उसमें भी उसका बेटा, जयपाल का बेटा भी हार गया और महमूद ने फिर थानेश्वर और नगरकोट में भी इन्वेड किया। उसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेड थी महमूद ऑफ गजनी की वो थी मथुरा और सोमनाथ के टेम्पल्स पर अटैक करना। महमूद ने काफ़ी सारा धन लूटा था इन टेम्पल से और उसके साथ ही उसने भगवान शिव की जो मूर्ति थी उसको भी तोड़ दिया था सोमनाथ मंदिर में जो थी, और अपने साथ काफ़ी सारा वेल्थ और सोमनाथ टेम्पल का गेट ले करके गया गजनी अपने देश वापस। ठीक है, तो ये जो कनकेस्ट हुआ हमारे देश में महमूद ऑफ गजनी का, उसका क्या कारण था? जो गजनी का महमूद था वो गजनी को एक पावरफुल किंगडम बनाना चाहता था, तो अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए उसे मनी की ज़रूरत थी,
ताकि वो एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर सके, है ना। इसका जो एक कारण था, यही एक कारण था जिसके लिए उसने इंडिया में इन्वेड किया। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि जो महमूद था उसने इंडिया में इसलिए इन्वेड किया था ताकि वो अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर सके इंडिया तक। और ये भी कहा जाता है कि वो जो रिलीजियस मेरिट थे यहाँ पर क्लेम करना चाहता था टेम्पल्स को तोड़ करके इंडिया में। ओके, तो ये कुछ रीजंस बताए गए हैं कि जो तुर्की थे उन्होंने यहाँ पर क्यों इन्वेड किया। एस्टीमेट ऑफ महमूद, गजनी का जो महमूद था उसका वो ग्रेटेस्ट कनकेरर माना जाता है वर्ल्ड में, सबसे बड़ा आक्रमणकारी माना जाता है। उसने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा, कभी भी उसको डिफीट नहीं मिली, हारा नहीं कहीं पर ही वो। और उसने वो आर्ट और लिटरेचर का भी बहुत बड़ा पैटर्न था, प्रशंसक था। उसने बहुत ही सुंदर मॉस्क और लाइब्रेरीज़ बनवाई थी गजनी में। जो ग्रेट स्कॉलर है अल-बरूनी और फिरदौसी, है ना, उसके कोर्ट में रहते थे। शाहनामा द पर्शियन एपिक जो है वो फिरदौसी ने लिखा है। अल-बरूनी ने तहकीक माली हिंद लिखा है। ये सारी जो अचीवमेंट थी उसने मुस्लिम एम्पायर को इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए किया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। उसकी जो इन्वेशंस थी उसका कोई सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट नहीं मिला उससे। हालांकि महमूद की जो इन्वेशंस थे उससे इंडिया की पॉलिटिकल वीकनेस एक्सपोज हो गई थी। और अब जो है भारत जो देश है, हमारा देश जो था वो बाहरी आक्रमणकारियों के लिए अब खुल चुका था। ठीक है, अब सबको जो बाकी के देश थे, बाकी के जो इन्वेडर्स थे, उनके सामने यहाँ की अब इंडिया की वीकनेस सामने आ चुकी थी। देन मोहम्मद गौरी, महमूद ऑफ गजनी, जो महमूद था गजनी का, उसका सक्सेसर, उसका जो उत्तराधिकारी जितने भी थे वो सब वीक थे, कमज़ोर थे और इनएफिशिएंट थे। 1173 एडी में मोहम्मद गौरी जो गजनी का कनकैरर था, उसने गजनी पर आक्रमण किया और उसके किंगडम को, गजनी को एनेक्स कर लिया। जो गौर एक छोटा सा किंगडम था अफ़गानिस्तान में। गजनी में को इस्टेब्लिश करने के बाद फिर उसने इंडिया पर अटैक किया मोहम्मद गौरी ने, और यहाँ पर वो अपना एम्पायर बनाने में इंटरेस्टेड था। गौरी ने इंडिया पर 12 टाइम्स इन्वेड किया। उसने मुल्तान, सिंध और पंजाब को अपने अंडर में कर लिया। बैटल ऑफ तराइन एंड चांदावर, 1191 एडी में गौरी ने राजपूत रूलर जो थे दिल्ली के, पृथ्वीराज चौहान, उनके अगेंस्ट धावा बोला, यहाँ पर आक्रमण किया। उन दोनों के बीच में बहुत ही टफ वॉर हुआ, बहुत ख़तरनाक वॉर हुई दोनों रूलर्स के बीच में। तराइन में 1191 में मोहम्मद गौरी इसमें हार गया और वापस अफ़गानिस्तान चला गया। लेकिन जो गौरी था उसने अपना हार्ट लूज़ नहीं किया और फिर वो दोबारा आया अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग बना करके, और उसने फिर पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल में हरा दिया 1192 में, तराइन के बैटल में। और साथ ही उसने जयचंद को भी हरा दिया जो कन्नौज का बहुत ही पावरफुल रूलर था चांदवार के बैटल में। और तराइन और चांदवार का जो बैटल था, इससे मुस्लिम रूल की नींव पड़ गई हमारे देश में। फिर यहाँ से मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया। गौरी ने अपनी इंडिया में अपने टेरिटरीज़ बनाए थे, प्रोविंस बनाया था, अपना एम्पायर उसने खड़ा किया। और यहाँ पर वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि उसका गवर्नर था, उसको अपॉइंट करके यहाँ का शासन उसे दे करके चला गया। मोहम्मद ऐबक जो था उसने मुस्लिम एम्पायर को एक्सटेंड किया नॉर्थ इंडिया में, जैसे कि मथुरा, ग्वालियर, बुंदेलखंड, अहिलवाड़ा, मालवा, इन सब जगहों पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुस्लिम एम्पायर का फाउंडेशन डाला। एक और जो ग्रेट जनरल था गौरी का, वो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, है ना, जिसने बंगाल और बिहार को कनकेर किया था 1202 और 1203 एडी में। देन एस्टीमेट ऑफ मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी जो था रियल फाउंडर था मुस्लिम एम्पायर का इंडिया में। ना केवल उसने इंडियन रूलर्स को डिफीट किया था, पर बल्कि साथ ही उसने जो भी कनकेर किया उसको एनेक्स भी किया।
है ना। इवन दो ही वॉज अवे फ्रॉम इंडिया, हालांकि वो इंडिया से दूर था, लेकिन वो इंडिया को अपने जनरल्स के हाथ में छोड़ गया था ताकि वो यहाँ के कनकेस्ट को कंप्लीट कर सके। इस तरह से जो कनकेस्ट उसने की वो ज़्यादा परमानेंट थी, है ना। राजपूत फेल क्यों हुए, यहाँ पर मुस्लिम रूल क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों मुस्लिम एम्पायर यहाँ पर खड़ा हुआ, उसके क्या कारण थे राजपूत के फेलियर्स का। राजपूत जो थे वो फाइनेस्ट सोल्जर थे, वो ब्रेव थे, करेजियस थे, फियरलेस थे, पैट्रियोटिक भी थे, लेकिन वो अपना परमानेंट एम्पायर इंडिया में इस्टेब्लिश करने में फेल हो गए। उनके कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस थे। पहला, नो जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन। राजपूत जो थे उनमें एकता नहीं थी, वो ऑर्गेनाइज नहीं थे किसी एक लीडर के अंडर में, वो अपने प्लान को जॉइंट नहीं कर पाए, अपने एक्शंस को जॉइंटली नहीं ले पाए, इसीलिए उन्हें इन्वेडर्स का सामना अलग अलग करना पड़ा। जो मुस्लिम्स थे वो दूसरी तरफ काफ़ी यूनाइटेड थे, एक दूसरे से उनमें एकता थी और उनके पास बहुत बड़ी आर्मी भी थी। दियर फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो सामंती व्यवस्था थी वो राजा को के लिए सोर्स वो नहीं थी, बल्कि उनमें म्यूचुअल जेलेसी थी। उनके जितने भी फ्यूडल्स थे, फ्यूडल सिस्टम जो था उनका सामंती व्यवस्था था, इसके कारण राजा को कोई फ़ायदा नहीं होता था, बल्कि उनमें हमेशा जेलेसी की भावना रहती थी राजपूत राजाओं के बीच में। फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड, प्राइड मतलब होता है अहंकार, घमंड, है ना। झूठी शान दिखाना राजपूत राजाओं का ये उनका एक तरीका था। झूठी शान दिखाना एक उनका तरीका था अपनी शान को दिखाने का। उनके जो कॉमन लीडर्स थे उनके कमांड्स को ओबे नहीं कर सके। दे डिड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, वो जैसा चाहते थे वैसा ही करते थे। तो ये जो नेचर था राजपूत रूलर्स का, इसके कारण जो है यहाँ पर राजपूतों की स्थिति बहुत, जो कंडीशन थी उनकी बहुत वीक होती गई और वो फेलियर साबित हुई। डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, राजपूत जिस तरह से फाइट करते थे वो आउटडेटेड था, बहुत प्राचीन उनका तरीका था लड़ने का। वो एलिफेंट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे और जो कि उनके लिए डिज़ास्टरस साबित हुआ, क्योंकि जो एलिफेंट्स हैं वो जब वो वाउंडेड होते हैं तो वो अपने ही सोल्जर को, अपने ही सैनिक को वो ट्रैम्पल कर देते हैं, गिरा देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। डिफेक्टिव सोशल स्ट्रक्चर, जो सोशल डिवीज़न था राजपूतों का वो भी काफ़ी, उसने भी सोसाइटी को काफ़ी वीक कर दिया था। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे वो अछूते थे, अलूफ थे, क्योंकि केवल क्षत्रिय थे वही फाइट कर सकते थे। और जो रिगिड कास्ट सिस्टम था यहाँ का, जो जाति व्यवस्था थी, इसके कारण आपस में जेलेसी काफ़ी अराइज हुई, एक दूसरे के लिए जेलेसी की भावना, नफ़रत की भावना, ये जो है कॉमन कॉज था जिसके कारण राजपूत फेल हुए। नो कॉमन फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, लोगों में भाईचारा का कोई कॉमन फीलिंग नहीं था, जबकि जो मुस्लिम थे उनमें काफ़ी ब्रदरहुड की फीलिंग थी। मुस्लिम इन्वेडर्स जो थे वो एक दूसरे से इंस्पायर होते थे फाइटिंग के तरीक़ों से, और उसी का उन्होंने इस्तेमाल किया राजपूतों के अगेंस्ट। जबकि लेकिन जो राजपूत थे वो कुछ भी उनके पास ऐसा नहीं था जो उन्हें इंस्पायर कर सकता। ओके, तो ये चैप्टर बेटा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मैं आपको इसके कीवर्ड्स, टर्म्स सेंड करूँगी और बुक वर्क और कॉपी क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, तो आप इसे अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, और इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड कीजिए। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है PDF, उससे आप पढ़िए और एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। ओके, गुड डे।